कंजंक्शन या कनेक्टर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसे समुच्चय सूचक या संयोजक भी कहते हैं। अब ये काम क्या करता है? एक समुच्चय सूचक या बोले तो संयोजक वह शब्द होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या फिर वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। अब वो कैसे? देखो, जैसे एक एग्जांपल देके तब समझाते हैं। जैसे विनय एंड रवि आर गोइंग टू स्कूल, आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। विनय एंड रवि आर गोइंग टू स्कूल, यानी विनय और रवि स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर विनय और रवि इन दोनों के बीच जो और ये एंड है, ठीक है, वो कंजंक्शन है, ठीक है। ये कंजंक्शन है, यानी जो इन दोनों वर्ड्स को जोड़ रहा है कि विनय भी स्कूल जा रहा है और रवि भी स्कूल जा रहा है। मतलब विनय एंड रवि आर गोइंग टू स्कूल, विनय और रवि स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो एंड जो है वो यहाँ पर कंजंक्शन है। तो मैंने जैसा कि बताया कि दो या दो से अधिक शब्दों को भी जोड़ता है, वाक्यांशों, वाक्यों को जो जोड़ता है उसे कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब वाक्यों को कैसे जोड़ता है? देखो, जैसे रमन इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। रमन इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। अब देखो, यहां तो ये दो शब्दों को जोड़ रहा था, यहां पर ये दो वाक्यों को जोड़ेगा, ठीक है। यानी रमन इज पुअर, यानी रमन गरीब है, ठीक है। और यहां पर ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो यहाँ दो सेंटेंस, और दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, कौन कनेक्ट कर रहा है? बट, ठीक है। तो बट जो है वो कंजंक्शन है, या इसको हम कनेक्टर भी बोल देते हैं, ठीक, समुच्चय सूचक या संयोजक। तो रमन इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, इन दोनों सेंटेंसेस को कौन जोड़ रहा है? दोनों वाक्यों को बट जोड़ रहा है, यानी लेकिन। इसका मतलब ये हुआ कि रमन इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। इसका मतलब रमन गरीब है लेकिन वह ईमानदार है, ठीक है। तो दोनों वाक्यों को बट जोड़ रहा है, यानी लेकिन ये। तो ये हो गया हमारा कंजंक्शन। अब इस वीडियो में हम कंजंक्शन यानी कनेक्टर के बेसिक की बात करेंगे, ठीक है। तो जो कंजंक्शन होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और सबसे जो पहला होता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप में आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। अब ये होते क्या है, क्या काम करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो एक ही प्रकार के, यानी ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये हमेशा एक ही प्रकार के, एक ही कैटेगरी के, मतलब समान श्रेणी के शब्दों, वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। अब कैसे? देखो, जैसे you and I are reading the book, ठीक है। यू एंड आई आर रीडिंग द बुक, यानी तुम और मैं किताब पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो एंड है वो कंजंक्शन का वर्क कर रहा है, ठीक है। यहां पर जो एंड है वो कंजंक्शन है। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्यों है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस वजह से है क्योंकि यहां पर यू और आई ये दोनों ही प्रोनाउन है। पहली बात तो ये दोनों ही प्रोनाउन है, ठीक है। यू भी प्रोनाउन है और आई भी प्रोनाउन है। दूसरी बात, ये दोनों सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कौन से पोजीशन पे? अभी सब्जेक्ट वाली पोजीशन पे, ठीक है। यू भी सब्जेक्ट है और आई भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस वजह से ये एंड जो है वो दोनों सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, यानी एक ही श्रेणी के जो है ये वर्ड है। इस वजह से ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे माय ब्रदर
माय ब्रदर इज पुअर बट ऑनेस्ट। माय ब्रदर इज पुअर बट ऑनेस्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा भाई गरीब है लेकिन ईमानदार है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने दो सेंटेंस बनाए थे, वो अलग अलग था, रमन इज पुअर फिर बट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ हमने इसको कंबाइन करके लिखा है, माय ब्रदर इज पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ पर ही इज नहीं लगाया, ओनली माय ब्रदर इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब यहां पर हम क्या देखेंगे कि देखो जैसे माय ब्रदर इज पुअर बट ऑनेस्ट, अब यहां पर पुअर जो है ये भी एडजेक्टिव है और ऑनेस्ट जो है ये भी एडजेक्टिव है। मेरा भाई गरीब है परंतु ईमानदार है, तो यहां पर बट जो है दोनों को जोड़ रहा है, तो कंजक्शन हो गया। अब कौन सा वाला? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैसे है? क्योंकि माय ब्रदर इज पुअर बट ऑनेस्ट, यहाँ पर पुअर जो है वो भी हमारा एडजेक्टिव है और जो ऑनेस्ट है ये भी हमारा एडजेक्टिव है, और इसको कौन जोड़ रहा है? बट जोड़ रहा है, तो बट हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। क्योंकि पुअर भी, अब दोनों पुअर और ऑनेस्ट ये दोनों ही एडजेक्टिव है, यानी सेम कैटेगरी के वर्ड है। ठीक है, तो हमेशा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ये हमेशा एक ही प्रकार के, एक ही श्रेणी के शब्दों को या वाक्यों, उपवाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं। अब बात आई अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, तो ये भी चार प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के चार प्रकार में से पहला जो है वो है क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव। क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजक्शन। कॉपुलेटिव कंजक्शन, ठीक है। अब ये जो वर्ड होते हैं वो काम क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव कंजक्शन जो होते हैं ये वर्ड केवल एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे जैसे रमन एज वेल एज his friends is good player। ठीक है, रमन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गुड प्लेयर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रमन अपने मित्रों की तरह या रमन अपने दोस्तों की तरह एक अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब ये है कि उसके दोस्त तो पहले से ही अच्छे खिलाड़ी हैं और रमन जो है वो भी अपने दोस्तों की तरह, अपने मित्रों की तरह एक अच्छा खिलाड़ी है। तो यानी एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ा जा रहा है कि उसके दोस्त भी अच्छे खिलाड़ी हैं और वो भी उनकी तरह एक अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए रमन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज अ गुड प्लेयर। ठीक है, मतलब रमन अपने मित्रों की तरह एक अच्छा प्लेयर है, एक अच्छा खिलाड़ी है। ठीक, दूसरा जो आता है वो है अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजक्शन। ठीक है, अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजक्शन। ठीक है, अब ये अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजक्शन ये क्या काम करते हैं? देखो ये वे वर्ड होते हैं जो वैकल्पिक स्थिति को दर्शाते हैं, यानी विकल्प को दर्शाते हैं। ठीक, अब कैसे? जैसे नाइदर यू नॉर योर फैमिली members came to the party। ठीक है, नाइदर यू नॉर योर फैमिली मेंबर्स केम टू द पार्टी। अब इसका मतलब क्या है कि ना ही तो तुम और ना ही तुम्हारे परिवार के सदस्य इस पार्टी में आए। ठीक है, मतलब ना ही तो तुम आए और ना ही
तुम्हारे परिवार के सदस्य इस पार्टी में आए। ठीक, अब ये वैकल्पिक कैसे, विकल्प ऐसे दर्शा रहा है, ये ऑप्शन दे रहा था कि भैया कम से कम तुम नहीं आए तो तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तो आ जाता, या फिर परिवार का कोई सदस्य नहीं आया तो या फिर तुम ही आ जाते। ठीक है, मतलब इस प्रकार से ऑप्शन था, तो वैकल्पिक हो गया, विकल्प दे रहा है। अब ये बोल रहा है नाइदर यू नॉर योर फैमिली मेंबर्स केम टू द पार्टी। ठीक है, अब ना ही तो तुम आए, दोनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं। ठीक है, मतलब ना ही तो तुम आए और ना ही कोई तुम्हारे परिवार का सदस्य आया, यानी इस पार्टी में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वैकल्पिक होते हैं। ठीक, अब जो तीसरा है, तीसरा होता है एडवर्जेटिव। तीसरा होता है एडवर्जेटिव कंजक्शन। ठीक है, अब एडवर्जेटिव कंजक्शन जो है वो क्या काम करते हैं? एडवर्जेटिव कंजक्शन वे वर्ड होते हैं जो विरोधाभास को प्रदर्शित करते हैं। विरोधाभास यानी जहां कहीं भी अपोजिट बात हो या काम कोई अपोजिट हो गया हो। जैसे अपोजिट काम के लिए जाने जाते हैं, जैसे शी वर्कड हार्ड, शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड। ठीक है, ये शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड। अब जैसा कि मैंने बताया कि एडवर्जेटिव जो कंजक्शन होते हैं वो विरोधाभास को प्रकट करते हैं। अब विरोधाभास कैसे प्रकट कर रहा है? शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड, यानी उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गई। ठीक है, उसने कठिन परिश्रम किया परंतु वह फेल हो गई। अब यहां पर उसने कठिन परिश्रम किया तो पास होना चाहिए था। कठिन परिश्रम क्यों करते हैं? पास होने के लिए। लेकिन कठिन परिश्रम किया लेकिन फिर फेल हो गई फिर भी, तो रिजल्ट कैसा आया उसका? उल्टा, मतलब अपोजिट। तो विरोध हो रहा है ना, यहाँ पे विरोधाभास दिखाई दे रहा है। जो बट है, लेकिन, किंतु, परंतु जिसे बोलते हैं, इसे हम बट को हिंदी में लेकिन, किंतु, परंतु जो बोलते हैं हम, तो ये विरोधाभास को प्रदर्शित कर रहा है, ये विरोधाभास को प्रकट कर रहा है जो बट है। ठीक है, कि उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गई, या किंतु वह फेल हो गई परंतु वह फेल हो गई, जैसे भी। ठीक है, तो उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन रिजल्ट उल्टा आया, तो विरोधाभास है कि नहीं? तो इस वजह से शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड। अब इसका चौथा जो प्रकार है वो है इलेटिव कंजक्शन। ठीक है, इसका जो चौथा है वो है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव, अब इलेटिव कंजक्शन, ये जो वर्ड होते हैं वो क्या करते हैं? इलेटिव कंजक्शन ये वर्ड जो है वो निष्कर्ष यानी परिणाम को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कि परिणाम क्या निकल रहा है, क्या रिजल्ट निकला है। ठीक है, जैसे दे डिड नॉट वर्क, they did not work so they were punished। they did not work so they were punished। अब जैसा कि बताया कि इलेटिव कंजक्शन जो है वो परिणाम यानी निष्कर्ष को प्रदर्शित करते हैं कि भैया क्या रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया है? they did not work so they were punished, यानी उन्होंने काम नहीं किया इसलिए उन्हें दंडित किया गया। ठीक है, इसलिए उन्हें पनिशमेंट मिला। ठीक है, ये चीज। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? उन्होंने काम नहीं किया। ठीक, अब इसका रिजल्ट क्या निकला? कि उनको पनिशमेंट मिला, उनको दंडित किया गया। तो यही तो है। अब यहां पर सो, ये जो कंजक्शन है सो, वो परिणाम को प्रदर्शित कर रहा है कि रिजल्ट क्या निकला, काम ना करने का रिजल्ट क्या निकला, कि उन्हें दंडित किया गया। ठीक है, तो they did not work so they were punished, यानी उन्होंने काम नहीं किया इसलिए उन्हें पनिशमेंट मिला, यानी उन्हें दंडित किया गया। ठीक है, ये चीज। इसके बाद अब ये तो बात हो गई पहले वाले कंजक्शन के पहले प्रकार की, कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 4 प्रकार थे। इसके बाद कंजक्शन का जो दूसरा टाइप है वो होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो हैं
वो होते क्या है, क्या काम करते हैं। अब ये कंजक्शन वर्ड जो है वो प्रिंसिपल क्लाउज को, ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये वाले जो वर्ड होते हैं वो प्रिंसिपल क्लाउज को सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज से जोड़ने का काम करते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज को सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज से जोड़ने का काम करते हैं कौन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक है, अब पहले आपको ये बताते हैं कि भैया ये प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज होती क्या है। वैसे तो ये तीन होती हैं, तो जब चैप्टर चलेगा सेंटेंसेस का, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का, जो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, तब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अभी अब दो की बात आ रही है, प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज की, तो उसको समझा देते हैं। वैसे तो ये तीन होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज, कोऑर्डिनेटिंग भी होती है, सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज। ठीक है, तो यहां अभी दो को समझते हैं जरूरत के हिसाब से। पहली प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज को हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज को हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो समझ लो। प्रिंसिपल क्लाउज, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रधान उपवाक्य। ठीक है, जिसको अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, ठीक है, वो होते हैं प्रधान उपवाक्य, मतलब प्रिंसिपल क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, और दूसरी जो होती है, दूसरी हमारी होती है सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज। तीसरी वो तो कोऑर्डिनेटिंग, उसकी बात ही नहीं चल रही। सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज, इसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट क्लाउज, इसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, अब ये डिपेंडेंट क्लाउज जो होती है सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज, ये क्या होती है, देखो, जिसको अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज जो होती हैं इनको अपना अर्थ प्रकट करने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पे निर्भर रहना होता है। ठीक है, यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज अपना अर्थ प्रकट करने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर करते हैं। ठीक, तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज हो गए। अब हम एक एग्जांपल से दोनों को समझ लेते हैं। ठीक है, इसलिए डिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। अब एक ही एग्जांपल से इन दोनों को समझ लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही डिड नॉट कम टू स्कूल, he did not go to school because he was ill। ठीक है, अब जैसा कि ये है, एक एग्जांपल ले लिया हमने, he did not go to school because he was ill। ठीक है, he did not go to school because he was ill। अब इसी एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल क्लाउज क्या है और सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज क्या है। ठीक, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, he did not go to school because he was ill, यानी वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो पहली क्लाउज है, he did not go to school, यहां तक। ठीक है, he did not go to school यहां तक, इसका मतलब क्या बना कि वह स्कूल नहीं गया। तो ये प्रिंसिपल क्लाउज है, क्योंकि इसका अर्थ वो स्वयं प्रकट कर पा रहा है। इसको अपना अर्थ बताने के लिए किसी और की जरूरत नहीं लेनी, किसी और क्लाउज पे डिपेंड नहीं होना, निर्भर नहीं करना। इस वजह से ये प्रिंसिपल क्लाउज है, यानी इंडिपेंडेंट क्लाउज है, अपना अर्थ खुद दे पा रही है कि भैया वो स्कूल नहीं गया। ठीक है, मान लो किसी ने पूछा कि भैया रमन स्कूल गया है क्या आज, कि नहीं वो स्कूल नहीं गया, बात खत्म। ठीक है, तो इसको अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं करना, इसलिए प्रिंसिपल क्लाउज यानी इंडिपेंडेंट क्लाउज। दूसरी क्लाउज जो है वो स्टार्ट होती है बिकॉज से। ठीक है, बिकॉज से स्टार्ट होती है, और ही वाज इल। ठीक है, वह बीमार था, वह बीमार था, ही वाज इल। अब कोई ये कहे ओनली, केवल इतना कहे कि क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, कोई अगर सिर्फ इतना कहे क्योंकि वह बीमार था, तो इसका मतलब क्या है कि ये बात पूरी नहीं है। क्योंकि वह बीमार था ये बात पूरी नहीं है, इससे पहले भी कोई बात होगी।
ठीक है, तब उसको जोड़ के तब ये पूरा सेंटेंस बनेगा, तब ये बात पूरी बनेगी। तो वो पहले वाली जो है वो ये है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर इसको जोड़ देते हैं तब ये पूरा वाक्य बनता है, पूरा अर्थ दे पाता है कि वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, अब केवल कोई इतना कह दे कि क्योंकि वह बीमार था, तो क्योंकि वह बीमार था, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये अपना पूर्ण अर्थ नहीं दे पा रही है। क्योंकि वह बीमार था, इसका मतलब क्या है कि बात अधूरी है अभी, इससे आगे भी और कोई बात होगी, तो उसको जोड़ेंगे तब ये पूरा अर्थ देगा। यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि वह बीमार था, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, और जब तक इसके आगे हम प्रिंसिपल क्लॉज नहीं लगाएंगे ये पूर्ण अर्थ नहीं देगी। और प्रिंसिपल क्लॉज अगर हमने लगा दिया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो हो जाएगा, ठीक है, कि वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था, तो बात पूरी हो गई। ठीक है, तो ये चीज, तो ये हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, अब बात चल रही है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है ये भी 9 प्रकार के होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 9 प्रकार में से सबसे पहला है हमारा कंजक्शन ऑफ टाइम। पहला है हमारा कंजंक्शन ऑफ टाइम। कंजंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये कंजंक्शन ऑफ टाइम, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसको शो करेगा, टाइम को शो करेगा। कैसे करेगा वो देख लेते हैं हम एग्जांपल में। जैसे he did not go to his village till my arrival। ठीक है, he did not go to his village till my arrival, यानी वह मेरे आने तक अपने गांव नहीं गया, वह मेरे आने तक अपने गांव नहीं गया। तो कब तक अपने गांव नहीं गया, मेरे आने तक, तो जब मैं आया उसके बाद ही तो गया, यानी वो टाइम यानी जिस समय में आया उस समय तक वह अपने गांव नहीं गया। तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन ऑफ टाइम। और इसमें कंजंक्शन ऑफ टाइम क्या है, टिल। ठीक है, तो टिल, अनटिल, सिंस, बिफोर, आफ्टर, ये कंजंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारा वो है कंजंक्शन ऑफ प्लेस। कंजंक्शन ऑफ प्लेस, ठीक, कंजंक्शन ऑफ प्लेस। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कंजंक्शन ऑफ प्लेस किसकी बात करेगा, प्लेस की। ठीक है, अब जैसे आई कैन नॉट कम, आई कैन नॉट कम वेयर यू आर गोइंग। ठीक है, आई कैन नॉट कम वेयर यू आर गोइंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या बना कि मैं नहीं आ सकता जहां तुम जा रहे हो, मैं नहीं आ सकता जहां तुम जा रहे हो, यानी जिस जगह पे तुम जा रहे हो वहां मैं नहीं आ सकता। तो वो भी कोई प्लेस होगी जहां तुम जा रहे हो, जिस जगह पे जा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये किसको शो कर रहा है, कंजंक्शन ऑफ प्लेस को शो कर रहा है कि मैं नहीं आ सकता जहां तुम जा रहे हो, या ऐसे बोल दो कि जहां तुम जा रहे हो वहां मैं नहीं आ सकता। ठीक है, आई कैन नॉट कम वेयर यू आर गोइंग। तो यहां पर जो वेयर है हमारा वो है हमारा कंजंक्शन ऑफ प्लेस। ठीक है, तीसरा इसी श्रेणी में हमारा तीसरा जो है वो है कंजंक्शन ऑफ रीजन। कंजंक्शन ऑफ रीजन, कंजंक्शन ऑफ रीजन या कंजंक्शन ऑफ कॉज बोल दो, बात हुई है। ठीक, कंजंक्शन ऑफ रीजन ये कैसे काम करता है, ये रीजन को शो करता है कि ये रीजन क्या है। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, उसी के जैसा ले लो। जैसे आई डिड नॉट कम टू स्कूल, आई डिड नॉट, एक सेकेंड, आई डिड नॉट, सॉरी ऐसे करो, ही डिड नॉट,
he did not come to school, come to school today because he is ill। ठीक है, अब जैसे क्या बताया है इसमें कि he did not come to school today because he is ill। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई लड़का है जो पढ़ने गया है स्कूल, ठीक है, और उसका दोस्त आज नहीं आया, स्कूल नहीं आया, और दूसरे बच्चों ने, दूसरे लड़कों ने पूछा कि भैया आज तेरा दोस्त क्यों स्कूल नहीं आया, तो वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि he did not come to school today because he is ill, यानी वह आज स्कूल नहीं आया, वह आज स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, क्योंकि वह बीमार है, यहां ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि वह बीमार था, ऐसे नहीं करेंगे कि क्योंकि वह बीमार था, तो फिर जो बात कही जा रही है वो भी पास्ट में हो जाएगी, लेकिन बात तो प्रेजेंट में कही जा रही है ना, आया नहीं है वो चीज पास्ट में चलेगी। ठीक है, लेकिन जो बात कही जा रही है वो प्रेजेंट के हिसाब से, तो इस वजह से तो वो क्या कहेगा कि वो आज इस स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। ठीक, यानी he did not come to school today because he is ill। अब यहां पर ये क्या शो कर रहा है, यहां पर ये रीजन को शो कर रहा है कि भैया कारण बताओ क्यों नहीं आया वो, तो क्योंकि वह बीमार है इसीलिए नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिकॉज है हमारा, वो हमारा शो कर रहा है कंजंक्शन ऑफ रीजन, ये काम कर रहा है हमारा कंजंक्शन ऑफ रीजन की तरह। कौन, बिकॉज, क्योंकि बिकॉज ही रीजन को शो कर रहा है कि वह स्कूल क्यों नहीं आया, क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, तो इस वजह से ये कंजंक्शन ऑफ रीजन हो गया। चौथा है हमारा कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, सॉरी, कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, चौथा प्रकार है हमारा कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। अब देखो कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट मतलब ये किसको शो करेगा, रिजल्ट को। ठीक है, इसे अब हम कैसे समझेंगे, एग्जांपल के साथ, जैसे ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, he was very intelligent, so he won the first prize, he won the first prize। ठीक है, अब जैसे क्या कह रहा है ये, he was very intelligent so he won the first prize, क्योंकि ये कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट है, तो किसको शो करेगा, रिजल्ट को शो करेगा, परिणाम को। ठीक है, अब जैसा कि ये कह रहा है कि he was very intelligent so he won the first prize, यानी वह बहुत बुद्धिमान था, वह बहुत बुद्धिमान था, so he won the first prize, इसलिए उसने प्रथम पुरस्कार जीता। ठीक है, अब सो जो है, सो ये कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट है, क्योंकि ये रिजल्ट को शो कर रहा है, परिणाम को शो कर रहा है कि भैया वो बहुत बुद्धिमान था, इसीलिए तो उसने प्रथम पुरस्कार जीता। ठीक है, यानी उसके बुद्धिमान होने का नतीजा क्या निकला, परिणाम क्या निकला। ठीक है, रिजल्ट निकल के ये आया कि उसने फर्स्ट प्राइज जीत लिया। ठीक है, तो ये जो है हमारा कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट हो गया। अगला है पांचवा, कंजंक्शन ऑफ पर्पस, कंजंक्शन ऑफ पर्पस। ठीक, अब कंजंक्शन ऑफ पर्पस ये क्या होते हैं, कंजंक्शन ऑफ पर्पस, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, कोई काम कर रहे हो वो किस उद्देश्य से कर रहे हो। ठीक, तो ये चीज, तो कंजंक्शन ऑफ पर्पस यानी उद्देश्य को जो शो करे वो कंजंक्शन ऑफ पर्पस हो जाएगा। जैसे we eat so that we may live, we eat so that we may live। ठीक है, अब इसका मतलब क्या बना कि हम खाते हैं
ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं ना उसके लिए, तो हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, ठीक, यानी वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, हम जीवित रह सकें। तो हमारे खाना खाने का उद्देश्य क्या है कि हम जीवित रह सकें, तो हमारे पर्पस को बता रहा है, ठीक है, ये चीज। अगला है इसका छठवां, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, ठीक है। कंजंक्शन ऑफ कंडीशन जो है उसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे सी बिहेव्स, सी बिहेव्स एज इफ शी वर मैड, ठीक, सी बिहेव्स एज इफ शी वर मैड। अब ये जो कंडीशन वाला है, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, ये क्या शो कर रहा है, देखो, जैसे सी बिहेव्स एज इफ शी वर मैड, यानी वह ऐसे व्यवहार करती है जैसा कि वह पागल हो, ठीक है, हालांकि वह सचमुच में पागल नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा ये कह रहा है सी बिहेव्स एज इफ सी वर मैड, यानी वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि वह पागल हो, ठीक है, हकीकत में पागल नहीं है वो, केवल वो ऐसे एक्ट करती है, ठीक है, ऐसे क्रियाकलाप करती है, ठीक। तो यहां सी बिहेव्स एज इफ शी वर मैड, तो हमारा एज इफ जो है वो कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है, परिस्थिति यानी शर्त को दर्शा रहा है कि उसकी परिस्थिति कैसे बन जाती है कि ऐसे एक्ट करने लगती है, ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे लगता है कि वो पागल हो, लेकिन पागल है नहीं। अब इसका देखो, अब ये सोचो कि भैया सी के साथ हमने वर क्यों लगा दिया है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि हमने यहाँ पे सी के साथ वर क्यों लगा दिया है, तो वही चीज तो समझाने जा रहा हूं। देखो पहले हिंदी समझो, क्या बोल रहा हूं मैं, कि वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि वह पागल हो, है नहीं, ठीक है। तो जब भी कभी इमेजिनेशन की बात आए तो हम वर का यूज करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि काश में राजा होता, ठीक है, आई विश आई वर रिच, सॉरी आई वर किंग, ठीक है, जैसे काश में राजा होता तो आई विश आई वर अ किंग, काश में अमीर होता तो आई विश आई वर रिच, तो आई वर रिच आई वर अ किंग, तो आई के साथ हम वर लगा रहे हैं ना, तो वहां ये फंडा होता है कि हमें वर लगाना पड़ता है, यही चीज यहाँ पे है, वो भी काल्पनिक है कि काश में राजा होता, होता पर हूं नहीं, ऐसे ही ये बोल रहा है सी बिहेव्स एज इफ शी वर मैड, वह ऐसे व्यवहार करती है मानो कि वह पागल हो, जैसे कि वह पागल हो पर पागल है नहीं, ठीक। तो यहां भी ऐसे काल्पनिक चीजों को दर्शा रहा है, इस वजह से यहां पे शी के साथ वर आया है, ठीक है, कंडीशन परिस्थिति को दर्शा रहा है। अगला है हमारा कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, अब इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक, कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। अब ये क्या शो करेगा, देखो, जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, he is an honest man although he is poor, he is poor, ठीक है, he is an honest man although he is poor, ठीक है, यद्यपि वह गरीब है, ठीक है, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह एक ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है, he is an honest man यानी वह एक ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है, और यहां पर he is poor, वह एक गरीब है, इसका मतलब क्या बन गया कि यद्यपि वह गरीब है, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह एक ईमानदार व्यक्ति है, एक ईमानदार आदमी है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज पुअर, तो यहाँ पर ऑल्दो है हमारा, ऑल्दो हो या ओनली दो हो, ठीक है, तो ये जो है हमारा वो सॉरी कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। अगला है हमारा आठवां, ठीक है, अगला है हमारा कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन,
कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। ठीक, अब कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, ये तो कंपेयर करेगा ही करेगा। कैसे? जैसे ही इज एज क्लेवर एज, ही इज एज क्लेवर एज आई। ठीक है, ही इज एज क्लेवर एज आई, यानी वह उतना ही चतुर है जितना कि मैं। ठीक है, तो दोनों के बारे में कंपैरिजन कराई जा रही है कि दोनों इक्वल हैं, कि वह उतना ही चतुर है जितना कि मैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सी इज टॉलर देन यू। ठीक, सी इज टॉलर देन यू, यानी वह तुमसे अधिक लंबी है। ठीक, यानी टॉल है, अधिक लंबी है। तो अब यहां पर क्या है, यहां पर ये जो है कंपेयर कराई जा रही है एक दूसरे से, कि वह तुमसे लंबी है, कि वह उतना ही चतुर है जितना कि मैं। तो ये कंपैरिजन कराई जा रही है, इसलिए ये क्या हो गया, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। ठीक, लास्ट है हमारा नौवा, कंजंक्शन ऑफ मैनर। कंजंक्शन ऑफ मैनर, कंजंक्शन ऑफ मैनर जो है वो विधि विधान यानी तरीके ढंग, इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे, वो देख लेते हैं हम कि कंजंक्शन ऑफ मैनर कैसे काम करता है। जैसे यू विल रीप, यू विल रीप एज यू विल सो, यू विल सो। ठीक, यू विल रीप एज यू विल सो। अब वो कहते हैं ना, एक कहावत भी है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, तो इसका मतलब वही है कि यू विल रीप एज यू विल सो, यानी जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। ठीक, ये चीज तो यहाँ पे ये तरीका है कि भैया तुम जिस तरीके से दूसरे से व्यवहार करोगे वैसे व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। ठीक है, तो वो तरीके को प्रदर्शित कर रहा है, उस ढंग को। तो यू विल रीप एज यू विल सो। ठीक है, तो ये जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 9 टाइप थे। इसके अतिरिक्त कंजंक्शन को और भी कई तरीकों से क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे कंपाउंड कंजंक्शन, कंपाउंड कंजंक्शन। अब ये कंपाउंड कंजंक्शन क्या होते हैं, देखो कंपाउंड कंजंक्शन वो होते हैं जो मतलब उसमें कई सारे वर्ड होते हैं, मतलब एक ही कंजंक्शन को बनाने के लिए कई सारे वर्ड यूज करने पड़ते हैं। जैसे इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट। ठीक है, अब ये इन ऑर्डर दैट ये पूरा एक ही कंजंक्शन है, इसीलिए तो इसे हम कंपाउंड कंजंक्शन बोल रहे हैं। इन ऑर्डर दैट ये पूरा एक ही कंजंक्शन है, और इसको बनाने के लिए हमने 3 वर्ड लिए हैं, इन ऑर्डर और दैट, इसलिए ये कंपाउंड कंजंक्शन। ठीक है, और जैसे इवन इफ, इवन इफ, सो दैट, सो दैट। ठीक है, एज इफ, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, और भी काफी सारे ETC। ठीक है, इस टाइप से। अब एक और प्रकार से डिवाइड किया जाता है इसको, और वो होता है कॉरलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन को इस श्रेणी में भी बांटा जाता है, कॉरलेटिव कंजंक्शन। अब कॉरलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये भी बताएं आपको हम, कि कॉरलेटिव कंजंक्शन वो होते हैं जिनके साथ अदर वर्ड भी आते हैं। ठीक है, और जो बीच में कुछ स्पेस होता है जिसमें सेंटेंस का कुछ मैटर आता है। ठीक है, यानी आगे कोई कंजंक्शन का वर्ड होगा, ठीक, उसके बाद बीच में कुछ सेंटेंस का पार्ट आ जाएगा, और फिर उसके बाद कंजंक्शन का वर्ड होगा। अब वो कैसे, वो ऐसे देखो, ये तो हो गए हमारे कंपाउंड। इधर कॉरलेटिव, कॉरलेटिव जैसे आइदर और, आइदर और डॉट डॉट यहाँ पे और, कॉमा, नाइदर नॉर, नाइदर डॉट डॉट यहाँ पे नॉर। ठीक है, इस टाइप से। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो।
बट ऑल्सो, ठीक है। सो डॉट डॉट दैट, ये भी होता है इस टाइप से। और लेस्ट डॉट डॉट शुड, और भी काफी सारे होते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ हम ईटीसी कर देते हैं, ठीक है, यहाँ हम ईटीसी कर देते हैं। और भी काफी सारे होते हैं, नो सूनर और दैट वाला, ठीक है। और भी, तो अब कॉरलेटिव कंजक्शन क्या है, जैसे मैंने बताया कि पहले कुछ एक वर्ड रख दिया, फिर बीच में कुछ पार्ट सेंटेंस का आएगा, फिर कुछ वर्ड आ जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे नाइदर नॉर है, अब नाइदर रख दिया, फिर बीच में सेंटेंस का कुछ पार्ट आएगा जहां डॉट 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 लगा हुआ है, उसके बाद फिर नॉर आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब एक जोड़े रूप में होते हैं, पेयर के रूप में। जो कंजक्शन पेयर के रूप में होते हैं वो कॉरलेटिव कंजक्शन होते हैं, ठीक है। ये सबका पेयर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो दैट, लेस्ट शुड, ठीक है, नो सूनर, दैट, ठीक है, इस टाइप से। और ऑल्दो, येट, ये भी आ जाता है। तो ये होता है कि पहले कुछ वर्ड आ गया, उसके बाद फिर सेंटेंस का बीच में कुछ मैटर, फिर उसके बाद इसी का दूसरा वर्ड, ठीक है। तो ये कॉरलेटिव यानी पेयर के रूप में जो होते हैं वो कॉरलेटिव कंजक्शन होते हैं। अब पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, उसके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में जो आपको समझाया है उसके लिए अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आसान भाषा में समझ सकें, ठीक है।